नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। तो आज हम लोग थोड़ा और बात करेंगे। कल हमने थोड़ा जिक्र किया था गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। ये जो वायरसेस है, कीटाणु है, पैथोजेंस है, ये दुनिया के कई बड़े बड़े लैब में, पर्टिकुलरली यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में, इनमें कुछ ना कुछ ये रिसर्च करते रहते हैं, जो कि कई बार हैजर्डस होता है, खतरनाक होता है। जैसे कि अभी हमने देखा है, जो अभी महामारी हुआ था वो, जहाँ तक अभी कंसेंसस जो है, पक्का सबूत ये सब चीज का कभी नहीं मिलेगा आपको। पर आज के तारीख में जितने भी हमारे पास सबूत है, वो बताते हैं कि ये लैब से लीक हुआ है। और जैसे हमने कल बताए थे कि कुछ ऐसे वायरसेस है जो कि जिसका आविष्कार ऐसी जगह हुआ जहाँ पे ना वो वायरस होना था, ना उस कंट्री में था, ना जिस जानवर में पाया गया उनके प्रयोगशाला में वो जानवर में होता है एक्चुअल कुदरत में। तो उससे हमको लगता है कि शायद ये जो रिसर्च है ये सीक्रेट में होता है। बड़े बड़े कंट्रीज जो है, सुपर पावर्स है, ये सीक्रेटली करते रहते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर रिसर्च होता है, ये होता अचानक किसी दिन कोई एटम बम या कोई न्यूक्लियर ये अपना कैपेबिलिटी बता देता है दुनिया को, बताने के लिए कि हमारे पास इतना वेपन है या न्यूक्लियर पावर है, तो बच के रहिए हमसे। तो ऐसा बायोलॉजिकल वारफेयर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये हम कभी कभी सोच आता है। और ऐसे जो कुछ हम देखते हैं, जैसे मंकी पॉक्स वायरस बोला, जो कि यूरोप के डेनमार्क में मिला, जो वायरस अफ्रीका के जंगलों में छोटे जानवरों में पाया जाता है, अफ्रीका के जंगलों में बड़े बंदर में भी नहीं पाया जाता है। और वो 1958 में डेनमार्क में एक बंदर में मिला, जो बंदर सिंगापुर से इंपोर्ट किया था। और वायरस दूसरा कोई वायरस में काम कर रहे थे, पोलियो वायरस में। तो ऐसा ऐसा मार्बर्ग वायरस भी जर्मनी में आ गया, जो कि वो भी अफ्रीका में पाए जाते हैं, छोटे छोटे चमगीदड़ बैट्स में। वो भी मार्बर्ग वायरस भी जर्मनी में पाया गया था। और अभी तो ये जो सबसे रिसेंट जो है 2019-2020 में वुहान लैब से, जो कि अभी उसका ट्रेल भी पता चलता है कि कहाँ से पैसा आया था। पैसा आया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिकन गवर्नमेंट का पैसा कहते हैं, इको हेल्थ में जाता था और वो जाके वुहान जाता था। ऐसे में तो हमको लगता है कि यूएसए और चीन बिल्कुल दोनों में ये नहीं है कुछ अलायंस। पर जहाँ तक ये डेंजरस रिसर्च है, ये समझना मुश्किल है कि इसमें क्या हित है, क्या दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। या हो सकता है जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है वो अपने इससे कर रहे हैं, अपने हित के लिए, अपने सेल्फिश रीजन के लिए कर रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं है। हालांकि ये कहते हैं कुछ साइंटिस्ट लोग गेन ऑफ रिसर्च सपोर्ट भी करते हैं। अभी तो हमने कुछ शक हमने बताया कि ये कुछ छुप के करा किए जाते थे या सीक्रेट में किए जाते थे। पर अभी कभी ऐसे जो अभी हम सुनते हैं H5N1 का, अभी कहते हैं कि पोटेंशियल पैंडेमिक हो सकता है H5N1, जिसको कि बर्ड फ्लू कहते हैं। H5N1 इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू। अभी पिछले साल, एक साल, 2 साल से अमेरिका में काफी इसका प्रोपेगेंडा चल रहा था बर्ड फ्लू का, कि ये अभी बर्ड से, पक्षियों से ये पोल्ट्री में तो होते ही थे पहले, पोल्ट्री और बर्ड्स में। पोल्ट्री से ये अभी डेयरी कैटल्स, एनिमल डेयरी हर्ड्स में भी कई हर्ड्स अमेरिका में गाय में पाए गए, कैटल में पाए गए। और करीब 70-80 लोगों को भी हुआ है अमेरिका में पिछले 1-2 साल में। 70 पीपल गॉट इन्फेक्टेड विद बर्ड फ्लू। और 70 में से खाली अभी तक एक ही
इंसान का देहांत हुआ है, वो भी एल्डरली था और उसको भी कोमॉर्बिडिटीज थे। तो ये भी जो बर्ड फ्लू का हमको एक बताते थे कि ये बहुत ही डेंजरस है, अगर ह्यूमंस में होगा इसका 10-20% ये है। तो अभी जो रिसेंट बर्ड फ्लू जो ह्यूमंस में हुए थे, और ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं हुए, कुछ 70 लोगों को हुए जो कि डेयरी के कांटेक्ट में आए, डेयरी फार्म या पोल्ट्री के कांटेक्ट में आए या बर्ड्स के कांटेक्ट में आए, उनमें से 70 को हुए थे। और मेजोरिटी को, एक ही मैंने कहा देहांत हुआ था, कोमोर्बिडिटी था। मेजोरिटी को क्या था कि थोड़ा सा आंख लाल होता था, हल्का कंजंक्टिवाइटिस और थोड़ा बहुत कॉमन कोल्ड जैसा ही है, और बहुत ही हल्का होता था और ठीक हो जाता था। मतलब उसको इतना हम जो सुनते थे कि बर्ड फ्लू ह्यूमन में बहुत सीवियर होगा, अभी जो रिसेंट जो स्ट्रेन है वो ऐसा तो नहीं बताया। तो कभी कभी हमको ये होता है कि हो सकता है जैसे म्यूटेशंस होते हैं, और हमको मालूम है कि म्यूटेशंस में वायरस वगैरह हल्के हो जाते हैं, क्योंकि डार्विन्स लॉ के हिसाब से उनको भी एडजस्ट होना रहता है। तो हो सकता है नेचर में जो एनिमल में भी जो वायरस घूम रहा है या बर्ड फ्लू, हो सकता है वो भी म्यूटेट हो रहा है, और वो भी शायद अभी शायद ये अपने आप नेचर बैलेंस कर रहा है। तो इंसान को कितना इसमें इंटरफियर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो था H5N1 का मास स्केल mRNA वैक्सीन का कंट्रैक्ट दे दिया था, अभी ट्रम्प गवर्नमेंट ने उसको हॉल्ट किया हुआ है। mRNA वैक्सीन बोला अभी हमको जरूरत नहीं है mRNA, क्योंकि उसका भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्लान हो रहा था। बर्ड फ्लू का अभी एक तो पैनिक बना ही रहे थे। इंडिया में भी एक आध किसी को बर्ड फ्लू डिटेक्ट हुआ था, कोई एक बच्चे को कुछ कहीं साउथ में, कोई आगे कुछ नहीं हुआ, पर वो एक पैनिक लेवल बर्ड फ्लू के ऊपर चल रहा था बहुत जोरों से। ये अभी थोड़ा कम हो गया जोश, थोड़ा ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद। और कभी भी वो बर्ड फ्लू एक पैंडेमिक के नाम पे, जो कि आज के तारीख में अभी जो रिसेंट केसेस हुए 70 में से एक का देहांत हुआ, वो भी डायरेक्टली बर्ड फ्लू से नहीं हुआ, बाकी बहुत ही हल्का बीमारी हुआ। और यहाँ तक कि इसका गेन, इसलिए मैं आज बर्ड फ्लू का बात कर रहा हूँ। अभी तक जो रिसर्च होते थे गेन ऑफ फंक्शन की, हम जो साइंटिस्ट करते थे, वो चुपके करते थे। वो जो भी उनका वायरस के साथ जो रोमांस था, वो वैसे हमारे कंजर्वेटिव सोसाइटी में ये खुल के नहीं करते थे। फिर थोड़ा सोसाइटी ये हुआ तो खुल्लम खुल्ला प्यार करने लगे लोग। तो अभी कुछ साइंटिस्ट है जो कि वायरस के साथ खुल्लम खुल्ला गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च भी करने लगे। तो सबसे पहले ये जो साइंटिफिकली ओपनली जो रिसर्च किया था गेन ऑफ फंक्शन में, ये बर्ड फ्लू से ही किया था। H5N1 H5N1 का रिसर्च 2011 में पेपर पब्लिश हुआ था। दो यूनिवर्सिटी के वर्कर्स थे, यूएसए के, विस्कॉन्सिन एक यूनिवर्सिटी था और एक और कोई मेरीलैंड यूनिवर्सिटी था, दो यूनिवर्सिटी था, मैं नाम भूल रहा हूँ। पर उन्होंने पब्लिश किया था पेपर, और गेन ऑफ फंक्शन बर्ड फ्लू वायरस H5N1, जिसके ऊपर अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये अगला डिजीज एक्स पेंडेमिक कर सकता है, वन ऑफ द प्रोबेबल। इसका उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन एक लैब में किया था। और ये गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि जो कुदरत में जो वायरस है उसको थोड़ा और उसका फंक्शन को गेन करे। फंक्शन मैंने उसका जो फंक्शन यानी जो उसका जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कैसे करे, या तो उसको ज़्यादा लीथल बना दे या उसको ट्रांसमिसिबिलिटी बना दे, जो फैलने का इजी हो जाए। जैसे अगर एक ही स्पीशीज में होता, बर्ड्स में हो रहा है या पोल्ट्री में हो रहा है, तो उसको हमने ऐसे मॉडिफाई किया कि वो दूसरे एनिमल में भी फैल सके या ह्यूमन में भी फैल सके। तो वो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाने से उसका फंक्शन बढ़ गया। पहले एक ही किसी को होता था, अभी कई स्पीशीज को हो रहा। तो वो एक गेन ऑफ फंक्शन है। दूसरा गेन ऑफ फंक्शन है कि लोग को ज़्यादा सीरियस बीमारी करें हल्का बीमारी से। पर मेरे को लगता है कि अगर ये उसको वेपन जैसे यूज़ करेंगे, तो अगर वो ज़्यादा सीरियस बनाएंगे तो वो वायरस फैलेगा नहीं ज़्यादा। ये दोनों चीज़ एक्चुअली चादर जैसा है, इधर खींचो तो पैर खुल जाता है, नीचे खींचो तो सिर खुल जाता है। अगर आप उसका लिथलिटी बढ़ाएंगे तो वो ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे वो जानवर या आदमी जो भी इंसान का डेथ हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा लीथल है, भयंकर है, मर जाता है, तो उसके साथ वो स्ट्रेन भी चला जाएगा, वो फिर फैलने का चांस ही नहीं है।
या इवन अगर ज़्यादा सिम्टम करेगा तो वो आइसोलेट हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा, तो घूमेगा फिरेगा नहीं। तो ये दोनों का रिवर्स रिलेशनशिप है। तो इसलिए मेरे को तो लगता है कि ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बायोलॉजिकल वायरसेस से जो करते हैं, ये एक प्रकार से लोगों को डराने के लिए करते हैं कि देखो कितना फैल गया। जैसे अभी हमने महामारी में देखा कि बीमारी बहुत हल्का था, 0.03 से 0.05% उसका ट्रांसमिसिबिलिटी था, पर इतना फैल गया। और जितने भी डेथ्स होते हैं उनमें से आप निकाल के बताओ, और दूसरे कारण से डेथ हो रहा है और इसको क्रेडिट मिल रहा है, तो इसका पैनिक लेवल बढ़ गया। और ऐसा बीमारी बहुत अच्छा है, ये हल्का बीमारी इतना फैल जाए और पैनिक लेवल अगर हम बढ़ा दें, तो फिर हम कोई भी इंटरवेंशन हम करें, कोई भी हम वैक्सीन लाए या टीका लाएं, उसको हम मास स्केल में प्रॉफिट भी बहुत कर सकते हैं उससे। और इतना माइल्ड अगर डिजीज होगा तो वैक्सीन नहीं भी काम करेगा तो पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन काम नहीं कर रहा। सब सोचेंगे हमने वैक्सीन से ही हमको जान बचा दिया, फिर वो गिनना बंद कर दो। फिर अगर कोई डेथ होगा वैक्सीन देने के बाद, बोलो कि नहीं वो तो कोइंसिडेंटल है। तो ये आप लोगों ने देखा है कि ये पिछले 5 साल में ऐसे ही हुआ है। तो मेरे को तो लगता है ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बायोलॉजिकली जो डायनामिक्स है, ज्यादा घातक, ज्यादा दूर जाए और ज्यादा फैल रहा है, तो शायद हमको डरना नहीं। और ये मेरे को लगता है कि अभी ये H5N1 से, जैसे मैंने बोला 2011 को इन्होंने पब्लिश किया था, उसके बाद काफी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका विरोध किया, बोला ये डेंजरस है, हैजर्डस है, वगैरह वगैरह। तो वो उसको फिर 2011 के बाद उसके ऊपर पॉज लगा दिया। यूएसए का FDA ने उसको रोक दिया और बंद कर दिया। और 4 साल बाद, शायद 2017 को या 18 को, ऐसा 4 साल बाद, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद, 4 साल बाद फिर वो चालू हो गया। क्यों चालू हो गया पता नहीं किसी को, क्योंकि अभी ट्रम्प ने भी ये दिया कि काफ़ी फार्मा का काफ़ी कंट्रोल है FDA के ऊपर, या तो चालू हो गया। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च H5N1 में तो 2017 का बैच चल रहा था। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ तक कि ये एक प्रकार का सस्पिशन है या शक है कि यूक्रेन में भी H5N1 का गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था, सपोर्टेड बाय यूएसए। यूएसए का CIA है, ये पता नहीं चलता, यूएसए में कई ऐसे एजेंसी है जो ये काम करते रहते हैं। तो इट वाज अंडरग्राउंड ही था वो, यूक्रेन में गेन ऑफ फंक्शन का H5N1 में चल रहा था। ये एक एक ऐसा है, ऐसे एक पर्टिकुलरली डॉक्टर पीटर मकोलो है, यूएसए के साइंटिस्ट है काफ़ी, वो अभी वो टेस्टिमोनी भी दे रहा है अभी, जो इंक्वायरी हो रहा है वैक्सीन रिलेटेड डेथ्स का। तो वो काफ़ी लीडिंग ये है, अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट और एपिडेमोलॉजिस्ट। तो उनका कहना है, उन्होंने बोला है कि जो यूक्रेन में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था, और वो उनका यह यहाँ तक कहना है कि अभी जो H5N1 स्ट्रेन चल रहे हैं, वो जो है वो ये गेन ऑफ फंक्शन से बने हैं। और अभी आप देखेंगे, अभी जैसे ह्यूमंस में काफ़ी, कुछ लोगों में 70 लोगों को हो गया, पर बहुत माइल्ड हुआ। जितना मोर्टेलिटी कहते थे कि बर्ड फ्लू का ह्यूमंस में 10% 20% मोर्टेलिटी होगा, 70 ही केस हुए, ज़्यादा फैला भी नहीं। और फैला क्यों नहीं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। जो लोग 70 थे वो डायरेक्ट पोल्ट्री के कांटेक्ट में आए या डेयरी कैटल के कांटेक्ट में आए हैं, तो ये है। तो ये फिर अभी अभी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं और रॉबर्ट F कैनेडी जो ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विसेज के ये है इंचार्ज, अभी फिर से पॉज कर दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ के अगेंस्ट है। और हमको तो लग रहा है कि ये गेन ऑफ फंक्शन से ट्रांसमिशन ही बढ़ेगा। और अभी देख लिया है ये पैंडेमिक में, एक प्रकार से रिहर्सल कर लिया है कि कोई भी हल्का भी बीमारी ज़्यादा फैले और उसको आप मीडिया कवरेज दो, और आप उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दो केस डेफिनेशन, तो केस काउंट आप बढ़ा सकते हो। और कॉज ऑफ डेथ को भी थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दो, कि अगर बेशक कोई 3 बीमारी से मर रहा, 2 बीमारी से मर रहा, यहाँ तक कि एक्सीडेंट गनशॉट वुंड से भी लोग मरे थे पिछले महामारी में, उसमें RT-PCR हर किसी का होता था, अगर वो पॉजिटिव आता था तो कॉज ऑफ डेथ वो वायरस ही बोला जाता था। तो ऐसे करके वो डेथ का मोर्टेलिटी इन्फ्लेट हो जाता है।
और अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी जो कोविड का वेव चल रहा है उसमें इतने डेथ हो गए, 40 डेथ हो गए, 44 डेथ अभी तक हुए हैं 2 महीने में, जब से फिर से गिनना चालू किया, पता नहीं फिर से गिनती क्यों चालू कर दिया। तो 44 डेथ, और वो सब सब 44 में कोमोर्बिडिटी थे। तो अभी आप कोई भी वायरस को फैलाओ ज़्यादा और उसका डेफिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ चेंज कर दो, केस का डेफिनेशन चेंज कर दो, एक एक करके वायरस निकालो जो जिसको कि सुपरस्टार बनाना चाहते हो जिस वायरस को, वो जैसे एक सुपरस्टार फिर दूसरा सुपरस्टार, फिर एक्टिंग बेशक आए ना आए पर प्रमोशन से, मीडिया इससे सुपरस्टार बन जाते लोग। तो ऐसे शायद वायरस में भी अभी सुपरस्टार बन रहा है जो कि, तो ये गेन ऑफ फंक्शन मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि अभी जो ट्रीटी बना रहे हैं WHO पेंडेमिक ट्रीटी में, उसमें इसी बात में अटका है। उसमें एक क्लॉज है, पैथोजन एक्सेस एंड शेयरिंग बेनिफिट, पी बेनिफिट शेयरिंग, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट, यानी पैथोजन नाम दे देते, पैथोजन माने वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, एक कंट्री दूसरे कंट्री दे विल शेयर दिस, वो शेयर करेंगे। और उससे बेनिफिट क्या होगा कि अभी डर यह है कि देखिए अभी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च तो छुपी छुपी भी हो जाता है, पॉज तो किया अमेरिका ने, बाकी कंट्री का पता नहीं क्या हो रहा है। तो अगर ऐसे बनाते रहे वायरसेस लैब में, उसका ट्रांसमिसिबिलिटी बना रहे और फार्मा कंपनी को एक्सेस मिल जाए ये सब का, वैक्सीन का लीड मिल जाएगा बनाने का, इंटरवेंशन का है। और ये पैंडेमिक एक प्रकार से देखिए, अभी वॉर किसी टाइप के भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वॉर पैनिक से कर सकते हैं, ये बहुत घातक है। जैसे टेररिस्ट करते हैं, 4 लोगों को मारेंगे टेररिज्म हो जाता है, ऐसे कि रोज 400 लोग मर जाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट इंडिया में, टेररिज्म नहीं होता है। पर अगर टेररिस्ट आके 20 लोगों को मार देंगे तो पूरा टेररिस्ट का ये बढ़ जाता है। तो वायरस का अगर आप उसको अब ये इतना फैला दोगे और केस काउंट बता दोगे कि 40 लोग मर गए जो भी कोमोrbid से मरे पर डेथ को, तो उसमें एक पैनिक आप कर सकते हो। तो अभी जो ये जो टीटी में एक क्लॉज है कि हम पैथोजन शेयर करेंगे एक कंट्री दूसरे कंट्री में फॉर रिसर्च पर्पसेस ऑफ बेनिफिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन दिया हुआ है, सो दैट वो पैंडेमिक में हम आगे रहे। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का ये भी एक सपोर्ट, अभी कुछ साइंटिस्ट है, अभी जब बैन भी किया था गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अमेरिकन गवर्नमेंट ने, तभी भी कई साइंटिस्ट ने, जिनका कि काफ़ी कुछ रोजी रोटी फार्मा के साथ अभी ये हो गया, लिंक हो गया है और आदत हो गया है कि इसमें रिसर्च खाली रोजी रोटी की बात नहीं है, रिसर्च साइंटिस्ट का कैरियर भी बड़ा होता है। नया पैंडेमिक आने से, नया वायरस में रिसर्च और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में आप किसी को भी आप उसको ये करोगे ग्रांट मिलेगा। और वो गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं कि हम दो चीज के लिए करते हैं, या तो हम कुदरत अगर उसको म्यूटेट करेगा और अगर सीरियस वेरिएंट आ जाएंगे, वेरिएंट ऑफ कंसर्न वगैरह नाम दे दिया, तो उसके लिए हम अगर पहले ही कर लेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे इसको थोड़ा आगे फंक्शन बढ़ा के, तो हम उसका पहले से वैक्सीन बना सकते हैं, ये देते हैं। अब क्या मतलब है इसका, पहले कुदरत में अगर छोड़ दिया जाए वायरस हल्का होता है एडेप्टेशन के लिए, ये पूरा साइंस को भी उल्टा कर रहे हैं। तो ये क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम एक कदम आगे रहना चाहते हैं कुदरत का, ऐसा कोई कुदरत का एक कदम आगे रहना आसान है क्या? पर ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो दुश्मन कर लेगा, तो हम दुश्मन के आगे रहना चाहते हैं कि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये तो फिर आर्म्स रेस ही हो गया एक प्रकार से, न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो गया और इसमें अगर हम ऐसे आदान प्रदान करेंगे तो हमारा कंट्री का सिक्योरिटी का क्या होगा? और ऑलरेडी मैंने कल बोला था कि एक कोई प्राइवेट लैब कर भी रहा था मणिपाल से, केरला से, वो CDC के साथ ये निपा वायरस के सैंपल्स दे रहा था, निपा वायरस में रिसर्च कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं था। कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और अभी टीटी खुद बोलता है कि आप हमको, तो ये अगर हम अपना इंफॉर्मेशन दे देंगे ऐसे में तो हम बहुत सिक्योरिटी है, एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसा ये अभी जो बायोलॉजिकल जो वॉरफेयर का तैयारियां है, ये मेरे को लगता है ये पेंडे, और इसमें चाइना का बहुत स्ट्रांग रोल है WHO के ऊपर। तो इसको हमको बहुत ही सोचना पड़ेगा, सतर्क पड़ना पड़ेगा ट्रीटी में कि चाइना तो पूरा कंट्रोल करता है WHO को, और हमको इतना अच्छा रिश्ता तो रहता नहीं हमेशा चाइना के साथ, और हम ट्रस्ट कर सकते कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अभी अगर बायोलॉजिकल ये वेपन्स बनाता रहे और हम किसी को ना पता चले, और हम फार्मा प्रॉफिट के इसमें और कमीशन के इसमें और उसमें हम राजी हो जाते ट्रीटी में, तो ये हमको सोचना चाहिए। कम से कम ये पैथोजन शेयरिंग हमको काफ़ी डेंजरस लग रहा है।
क्योंकि बिगर इसका ये हो रहा था। और ये एक पॉइंट हमको बताना था, ये इसके ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा। और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का असली में अगर ट्रीटी जनहित के लिए बनाना है, वो चाहते हैं कि हम अगले पैंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए, तो ट्रीटी का बल्कि उल्टा क्लॉज होना चाहिए कि ये इस टाइप का खाली अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों पॉज कर रहा है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। पॉज किया है उसने, इसका मतलब वो है कि अगर वो देखेगा हवा का रुख क्या है कि बाकी लोग कर रहे हैं तो वो पीछे नहीं रहेगा। तो वो पॉज कर रहा है, तो टीटी में ये क्यों नहीं एक क्लॉज दिया जाता कि कोई गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च होगा ही नहीं। अगर ऐसा हो सके अगला पैंडेमिक आए नहीं, क्योंकि अभी जितने भी पैंडेमिक आ रहे हैं, अभी जो कोविड का भी पैंडेमिक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से आया था, ये अभी हम कह सकते हैं जब तक कोई एक अच्छा खासा एविडेंस है। और बर्ड फ्लू का भी गेन ऑफ फंक्शन किया था, और फिर अगला ये पहले से कैसे बता रहे हैं अगला ये बर्ड फ्लू आएगा। जैसे कहते हैं कि कोरोना का भी पहले से साइंटिस्ट ने बोले थे, कुछ बिल गेट्स ने, कि नया पैंडेमिक आने वाला है। और एक और इसमें है, जो मैं यूक्रेन की बात कर रहा था अभी, ये जो पिछले साल एक कोई रशियन जनरल थे जो कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर के हेड थे रशिया के, उन्होंने यूक्रेन का, उनको पता चला था कि यूक्रेन में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा था, और वो शायद उसको, उनको पता चला था, और उनका फिर असैसिनेशन हो गया था उनका, इसमें उनको एलिमिनेट कर दिया असैसिन, जैसे ही उन्होंने ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो वो क्योंकि उन्होंने बताया कि अमेरिका और दूसरे हमारे जो ये थे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ थे जनरल रावत, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने जनरल बोला था कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो हमको अपना पैथोजन शेयरिंग नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर हमारे जो साइंटिस्ट है, और हमारे एक और चीज हमको लगता है कि जो हमारी कमजोर कड़ी है, कि हमारे जो मेजोरिटी साइंटिस्ट है वो कैरियर उनका कैसे होता है फॉरेन कोलैबोरेशन से, फॉरेन ग्रांट से। और वो पैथोजन डेटा अबाउट इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी, पॉपुलेशन डेटा, सीरो सर्वे जितने करते रहते हैं उनके कोलैबोरेशन से, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये एक्चुअली क्लासिफाइड होना चाहिए। ये हमको जब वॉरफेयर का पॉसिबिलिटी है तो हमको ऐसे फ्रीली शेयर नहीं करना चाहिए। ऊपर से रिसर्च और जनहित की बात कर रही है, तो इसमें रिसर्च और जनहित तो फार्मा हित ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले से वैक्सीन बना देते हैं और पैंडेमिक की तैयारी कर देते हैं कि इसको हम। और दूसरा जैसा है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर में भी पैनिक क्रिएट होगा ज़्यादा लोग। देखिए, एक क्या होता है कि अगर हल्का बीमारी भी हो, जुकाम 3 दिन का हो, डाउन हो जाए आदमी बॉडी, और अपने आप भी ठीक हो जाए, पर अगर ऐसा वायरस एनिमी ट्रूप्स में फैला दिया जाए तो अगर एक हफ्ते भी ट्रूप्स डाउन हो जाते हैं तो वो उसका टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाएगा, नीड नॉट एलिमिनेट। तो इस टाइप के ये बायोलॉजिकल वारफेयर में काम आता है कि आप बहुत लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स में फैल जाए और इकट्ठे सब बीमार हो जाए, कॉमन सोर्स आउटब्रेक अगर हम इससे कर सकते हैं तो नीड नॉट किल। तो वो टैक्टिकल एडवांटेज हो जाता है। तो हमको ये सब चीज़ें हमको देखना चाहिए। वी शुड हैव अ प्रॉपर मीटिंग बिफोर साइनिंग एनी ट्रीटी, और इसमें डिफेंस एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एथिसिस्ट। तब जाके ये हमको आंख बंद करके कोई ट्रीटी नहीं साइन करना चाहिए जहाँ पे हमको बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जमाना चल रहा है।